नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ मैं, आपकी कक्षा 12 हिंदी का अगला पाठ लेकर के। पाठ नंबर है 4 और इसके कवि है हमारे रघुवीर सहाय। आज हम पहले इनका कवि परिचय पढ़ेंगे, फिर तुरंत ही इसी वीडियो में इसी पूरी कविता का भावार्थ इनके द्वारा जो रचित है उसका भावार्थ पढ़ेंगे, समझेंगे उसे और उसके पश्चात हम करेंगे प्रश्न उत्तर। एक ही वीडियो में विचार है इस बार। आगे जितने भी पाठ होंगे, जितनी भी कविताएं होंगी, उन सबको एक एक वीडियो में बनाने का विचार किया है ताकि आप एक साथ एक वीडियो में आसानी से पाठ को समझ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पाठ। कवि रघुवीर सहाय जी का जन्म 1929 में, लगभग उनकी डेट भी है मेरे को हल्की याद, 10 दिसंबर के आसपास, 10 दिसंबर को उनका जन्म हुआ है। 10 दिसंबर 1929 लखनऊ यूपी में इनका जन्म हुआ है। लखनऊ है नवाबों की नगरी है और नवाबों की नगरी में इनका जन्म हुआ है। लखनऊ में 29 में, 29 लखनऊ रघुवीर सहाय, याद हो जाएगा। इनके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय और माता का नाम था तारा देवी। जब इनका जन्म हुआ उसके बाद में इनकी कुछ समय पश्चात में माता की मृत्यु हो गई थी और इनका बचपन है बिना माता के बीता था, यानी माता इनकी थी नहीं। इनकी रचनाएं हैं वो है आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में, एक समय था, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। इनको चलिए याद कर लेते हैं, रिपीट करेंगे याद होगा। फैक्ट्स होते हैं उनको बार बार रिपीट करना होता है, याद हो जाते हैं। देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। तो आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, यानी आत्महत्या के विरुद्ध सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। इस प्रकार से आप 5 बार 7 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारे जो पाठ्यक्रम में इनकी कविता आई है वह है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि काव्य संग्रह लोग भूल गए से ली गई है। काव्य संग्रह लोग भूल गए से ली गई है। तो मैं इनको जोड़ करके लिखता हूं क्योंकि मुझे आसानी से याद हो जाता है, आपको भी याद हो जाएगा। जैसे पिछली कविताएं थी, कविता के बहाने इन दिनों, दूसरी थी बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं, पतंग की दुनिया रोज बनती है। उसी प्रकार से कैमरे में बंद अपाहिज लोग भूल गए, याद हो गया कौन से काव्य संग्रह से। इन्हें इसी कृति पर, यानी अपाहिज, ये लोग भूल गए, लोग भूल गए जो काव्य संग्रह है, इसके ऊपर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का मिला है। इनके द्वारा जो काफी सारी रचनाएं लिखी गई है, इनसे इन्हें अनेक सम्मान मिले, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी कुछ पुरस्कारों के नाम लिखे हुए थे। तो देखिए, दिल्ली से भी इन्हें सम्मान मिला, साथ ही साथ यूपी में अनेकों सम्मान मिले हैं। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं में भी कार्य किया है। इन्होंने सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य किया, हालांकि मैं इसमें लिख नहीं पाया क्योंकि जगह कम है, सोच रहा हूं इधर कुछ प्रश्न उत्तर भी लिख दूं, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करना है इसलिए। तो देखें, इन्होंने सबसे पहले रेडियो के अंदर कार्य किया। रेडियो जो अपने दिल्ली से प्रसारित होता है उसमें रेडियो में काम किया। फिर उसके बाद में इन्होंने कल्पना और नव भारत टाइम्स में भी कार्य किया। दिनमान जो सबसे चर्चित है पत्रिका रही है, उन दिनमान में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। संपादन के रूप में इन्होंने कार्य किया है, संपादक बने। इनके जो है, इनका निधन है सन 1990 में दिल्ली में हो गया। और इन्होंने जो किया है कृत्य, कार्य किए हैं इन्होंने जो भी, वो सभी कार्यों के लिए इनको जो जो कुछ कहा जाता है वो सारी चीजें इसमें लिखी है मैंने, देखे। इन्हें संवेदनशील नागर चेहरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है संवेदनशील नागर चेहरा? नगर में रहते थे, लखनऊ नगर है, नगर में रहते थे और नगर में जिस प्रकार से पूरे माहौल में जहां जहां इन्होंने जो कुछ देखा वो वहीं की शब्दावली में लिख दिया। देखिए, इसमें आगे मैंने लिखा है सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, रेल, बस, बाजार आदि की बेलोस भाषा में लेखन किया, यानी वहां की जो भाषा है उसमें कोई चेंज नहीं किया, सेम वैसे की वैसी भाषा का इन्होंने उपयोग किया और एकदम वो का वो प्रकट कर दिया, वो भाव, वो दृश्य, वो हमारी आंखों के सामने इन्होंने स्पष्ट किया। आज की कविता में भी ऐसा ही है, वो हम देखेंगे। इनकी शैली अत्यंत सहज है। इसके अलावा देखिए, इन्होंने ज्यादातर क्या किया है, हत्या, आगजनी, लूटपाट, भ्रष्टाचार जो शहरों में पाया जाता है, हत्या, आगजनी, लूटपाट, भ्रष्टाचार, दुर्घटनाएं
उन सभी को अपनी लेखन कार्य में रचना का प्रमुख विषय बनाया है और वही भाषा उन्होंने उपयोग में की है। ये पेशे से हमने देखा है, ये पत्रकार थे, इन्होंने काफी सारे पत्रों का संपादन किया। 3-4 का नाम मैंने बताया, कल्पना है, नवभारत टाइम्स है, दिनमान है। तो ये पत्रकार थे। तो पत्रकार जी ने बहुत ही अच्छे से अपना कार्य निभाया है, ईमानदारी से अपना कार्य किया है और साथ ही साथ इन्होंने कहानियां भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि इनके काव्यों के कारण से ही हुई है। इन्होंने खुद की वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत स्मृतियां इनकी नहीं है, इनकी जातीय स्मृतियां भी नहीं है, इनकी सामाजिक स्मृतियां हैं। समाज में वो लोग जो नगर में रहते हैं और नगर में जो संवेदनहीनता का भाव व्यक्त होता है, परस्पर एक दूसरे से कोई जुड़ाव नहीं होता है, पड़ोस कल्चर है जो समाप्त हो चुका है। हमने काफी जगह ये पढ़े हैं ये शब्द। तो पड़ोस कल्चर जो समाप्त हो चुका है, आधुनिक फ्लैट व्यवस्था जो लागू हो चुकी है, उसमें पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। ऊपर वाले फ्लैट में किसी की मृत्यु हो जाती है, नीचे वाले को पता तक नहीं होता है। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं, उनके ऊपर करारा व्यंग्य इन्होंने किया है अपनी रचनाओं में। आज की रचना में जो व्यंग्य है वो है विभिन्न प्रकार के टीवी चैनलों पर संवेदनशीलता दिखाने के लिए अपंग अपाहिज व्यक्ति, वैसे आजकल बंद कर दिया गया है अपंग अपाहिज, उनको विकलांग आदि को अब दिव्यांग कहा जाने लगा है। तो इनके प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करने की बात इस कविता में कही गई है। लेकिन संवेदनशीलता का ये कार्यक्रम अंततः संवेदनहीनता तक किस तरह पहुंचता है, वो आज की कविता में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम कवि परिचय के बाद अब चलते हैं कविता की ओर। कविता में क्या बताया गया देखिए। कविता अत्यंत साधारण है, सरल है, समाज की विडंबनाओं से जुड़ी हुई ये कविता है। तो वे देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें एक शारीरिक चुनौती झेलने वाला व्यक्ति है, जिसको टेलीविजन कैमरे के सामने विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि सामने वाले की पीड़ा है वह प्रकट हो सके और प्रकट होने से दर्शक गण जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो उससे प्रभावित हो, वे भी संवेदनशील बने और उसके लिए सहायक बने। लेकिन ऐसा होने के बजाय संवेदनहीनता का माहौल बनता है, क्योंकि वह अपने अपने हृदय के उस दुख को आंखों के आंसुओं के माध्यम से प्रकट नहीं करता है, उसकी आंखों में से आंसू नहीं आते हैं और इस कारण से वह कार्यक्रम उसको जो सफल बनाना चाह रहे थे, वो उनकी इच्छा व्यावसायिक रूप से थी कि जो वो पाठक जो सॉरी दर्शक गण जो ज्यादा देखेंगे तो उनका जो है टीआरपी बढ़ेगा, उनको व्यावसायिक रूप से अधिक लाभ होगा, मुनाफा मिलेगा। तो इस कारण से उसको कार्यक्रम को पर्दे पर दिखाया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और अंततः ये कह करके उस कार्यक्रम को बंद कर दिया जाता है कि पर्दे पर समय की कीमत है। तो कुल मिलाकर के इस कविता का भावार्थ अपन अब समझेंगे एक एक पंक्तिबद्धता के साथ। देखिए, सुनते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, यहाँ है जो आपके टीवी चैनल पर प्रसारित करने वाले संपादक हैं, उनके द्वारा ये कथन कहा गया। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। ये एक अहंकार है। हम यानी कैमरे वाले, टेलीविजन प्रसारण करने वाले संपादक लोग, बड़े बड़े धनवान लोग, ये सब वास्तव के अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, यहाँ दुर्बल है, कमजोर, दीनहीन, दिव्यांग है वह व्यक्ति, उसको लाएंगे, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज है। उसको जब बैठा दिया जाएगा चेयर पर कैमरे के सामने, तब उसको बार बार कुरेद कुरेद कर उसके दुख को उभारा जाएगा, उसको दुखी और किया जाएगा। वो अपने दिव्यांग होने पर, अपने एक शारीरिक अंग न होने के कारण से उसका दुख है वह धीरे धीरे प्रकट होगा और जिसके कारण से उसके हृदय में संवेदना है तीव्र भक्तम रूप में उत्पन्न होगी, हृदय दुखी होगा, पीड़ा होगी और उस पीड़ा के कारण उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ऐसा विचार करते हैं। तो उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज है, प्रश्न किया, तो आप क्यों अपाहिज है, यानी उसकी पीड़ा को बाहर निकालने का प्रयास। तो आप क्यों अपाहिज है, इस पर उसका वश नहीं है, कोई अपाहिज नहीं होना चाहता है, परंतु उसकी पीड़ा को भुनाने का तरीका है ये। उसकी पीड़ा को जग जाहिर करके, आंखों में आंसू निकाल करके ये लोग न जाने क्या करना चाहते हैं। देखिए, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है,
यानी उसके दुख को प्रकट करना चाह रहे हैं। कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा करके दिखाओ, यानी ये कोष्टक में डाली हुई पंक्तियां हैं, कैमरा इसे बड़ा करके दिखाओ, इसका मतलब है कि ये उनकी वास्तविकता को प्रकट कर रहा है। क्या है वास्तविकता? की संवेदनशीलता के कार्यक्रम में संवेदनहीनता वाले कथन ये कोष्टकों में डाले हुए हैं। वास्तविकता को प्रकट करते, दिखावा है कि सबके दिव्यांगों के प्रति समाज के अंदर दया का भाव पैदा हो, लेकिन हकीकत में खुद दया नहीं दिखा रहे। कोष्टक में ये दया हीनता का भाव, संवेदनहीनता का भाव दिखा रहे। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा वो, क्योंकि हृदय की पीड़ा आसानी से बाहर नहीं आती। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा लगता है? अपाहिज होकर किसी को अच्छा लगता है क्या? तो वह बोल नहीं पा रहा क्योंकि हृदय की पीड़ा बढ़ी हुई है। यह कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे। क्या ऐसा लगता है? ऐसे जैसे कोई ऐसे ऐसे आंसू आने जैसा, रो रो रुलाने की कोशिश है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, आप अवसर खो देंगे। अवसर खो देंगे का मतलब अपने हृदय की पीड़ा यहां बताओ, ताकि आप अपने आपकी जब पीड़ा बताओगे तो आपकी आंखों से आंसू आएंगे, लोग आपको समझेंगे, आपको जानेंगे, आपको जानेंगे, समझेंगे, आप पे दया करेंगे, ऐसा भाव व्यक्त करते हैं। आप जानते हैं कार्यक्रम को ये अवसर खो देंगे, ये अवसर खो देंगे, ये कोष्टक में, इसका मतलब ये अवसर चला जाएगा, यानी आपका भी अवसर चला जाएगा, हमारा भी अवसर, क्योंकि आप रोएंगे नहीं तो हमारा मौका चूक जाएगा। तो देखिए, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए हम उसे पूछ पूछ कर रुला देंगे। उनका उद्देश्य हम उसे पूछ पूछ कर रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी, यानी जो दर्शक गण है वो भी इंतजार कर रहे होते हैं, बड़े ध्यान से नजरें टिकाकर, एक टक बिना पलक झपकाए देख रहे होते उस कार्यक्रम को। वो सोच रहे होते हैं ये रोएगा रोएगा, आंखें उसकी भर आई है, लेकिन वो रोता नहीं है। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि आप क्या रो रहे हैं, रोना चाहते हैं, इस प्रकार से। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे उसकी फूली हुई आंख, पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख, सूजी हुई आंख, बहुत बड़ी तस्वीर, आंख की तस्वीर, लेकिन उसमें से अभी आंसू नहीं आए हैं। उसके होठों पर एक कसमसाहट है, जैसे वह थोड़ी देर में रो पड़ने वाला है। जैसे छोटा सा बालक है, वह भी अपने होठों को है वह टेढ़ा मेढ़ा करता है जब रोने वाला होता है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, वो कसमसाहट होठों की, आंखों का सूजा हुआ होना, ये सब आप उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे। दर्शक जब ऐसा महसूस कर रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे अब ये रो पड़ेगा, लेकिन वो रोता नहीं। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने, हमें दोनों को एक साथ रुलाना है। किस किस को? जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं वो एक तो रुलाएंगे दिव्यांग उस व्यक्ति को, और साथ में रुलाने वाले हैं वो दर्शकों को। दिव्यांग के रोने से दर्शकों के हृदय में भी संवेदना होगी, और फिर उनकी आंखों में भी उसके दुख को, पीड़ा को अनुभव करके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप और वह दोनों, आप और वह दोनों रोएंगे। कैमरे में कोष्टक में आया है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कुल मिलाकर के उनका एक निश्चित समय होता है, और निश्चित समय के बाद दूसरा कार्यक्रम आना होता है। समय दिया नहीं जा सकता एक्स्ट्रा, तो वो कार्यक्रम जब वो रो नहीं पाया तो उसको वहीं बंद करने की निर्देश दे दिए जाते हैं, क्योंकि कार्यक्रम की सफलता है उसके रोने पर ही निर्भर थी, लेकिन वो रोता नहीं है और उनका व्यावसायिक उद्देश्य पूरा होता नहीं है। इस कारण से वो वहीं पर उस कार्यक्रम को बंद करते हैं। अब हम मुस्कुराएंगे, कैमरा बंद कर दिया जाता है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, इसमें आदिबोधक चिन्ह आना चाहिए इसके आगे। क्या वास्तव में ये सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम था? क्या इसमें उस दिव्यांग की संवेदनशीलता को अनुभव करते हुए समाज के अंदर संवेदना व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए प्रयास किया गया? नहीं, इसमें उसकी दिव्यांगता का व्यावसायिक रूप से लाभ उठाया गया है। कोष्टक में लिखा हुआ है इसी बात को लेकर, बस थोड़ी सी कसर रह गई, यानी उसको रुलाना चाहते थे। रुलाने से उनके व्यावसायिक जो आवश्यकता है, व्यावसायिक जो उद्देश्य है वो उनका पूरा हो जाता। धन्यवाद कह करके इस कविता को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। थोड़े से प्रश्न है, वैसे मैंने कविता पढ़ाते हुए बीच के अंदर इसके काफी सारे उत्तर दे भी दिए, तो सुनिए। कैमरे में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई है, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? तो मैं बीच बीच में बोल रहा था, फिर भी सुनिए। जो बाहर कविता है कोष्टक से, वह कविता तो प्रकट करती है कि कैमरे में जो
कार्यक्रम यहाँ पर सामने प्रस्तुत हो रहा है, उस कार्यक्रम में एक दिव्यांग व्यक्ति के प्रति एक संवेदनशीलता समाज के लोगों में व्यक्त करने के लिए, उनके हृदय में उनके भावों को समझने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम के द्वारा लोग उनके प्रति दया करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, आर्थिक रूप से भी उनकी सहायता करेंगे। ऐसा उद्देश्य कोष्टक के बाहर वाली पंक्तियों से लग रहा है, लेकिन कोष्टक के अंदर वाली पंक्तियां हैं वो बैकग्राउंड की पंक्तियां हैं, पर्दे के पीछे की पंक्तियां हैं। पर्दे पर की पंक्तियां नहीं, पर्दे के पीछे की। उनसे क्या अभिव्यक्त होता है? उनसे ये पता चलता है कि वे लोग वास्तविक रूप में दिव्यांग की कोई सहायता नहीं करना चाहते थे। वे अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति को, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। वह जब रोएगा तो टीआरपी बढ़ेगी, क्योंकि लोग जुड़ेंगे, संवेदनशीलता व्यक्त करेंगे कि अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं टीवी चैनल वाले, तो उसके चैनल का प्रचार होगा, प्रसार होगा और उनको अधिक पैसा मिलेगा। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। दिख रहा है करुणा, कहां दया भाव प्रकट करने का उद्देश्य लेकर कार्यक्रम शुरू किया, सामाजिक कार्यक्रम बताया गया, लेकिन हकीकत में व्यावसायिक कार्यक्रम बन गया। उसको रुलाने का कारण वास्तव के अंदर उसके प्रति संवेदनशीलता समाज में नहीं लगानी है, बल्कि उनका उद्देश्य व्यावसायिक पूरा करना है, व्यावसायिक धन कमाना है। सीधी बात है। तो ये करुणा का मुखट्टा ओढ़े हुए लेकिन क्रूरता की सीमा वाली कविता है। क्रूरता उन्होंने हद तक दिखाई है, उसको बार बार कुरेद करके उसके दर्द को बार बार उसको दुखी किया गया। क्योंकि वह रो नहीं पाया, इसलिए अंत ये कह दिया गया कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, हटाओ इसे। ठीक है, तो ये अर्थ। फिर आगे देखिए, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। इस पंक्ति में क्या व्यंग्य है? यानी टीवी चैनल वालों पर अपने आपका ये अहंकार होना कि हम शक्तिशाली, हम बलवान, हम समर्थ हैं, ऐसा भाव रखना बड़ा ही व्यंग्यपूर्ण बताया गया है। साथ ही साथ उस दिव्यांग, उस गरीब दीनहीन व्यक्ति पर, एक दुर्बल व्यक्ति पर जो उन्होंने प्रहार किए हैं, उन्होंने जो उसको कष्ट देने का प्रयास किया है, उस सारे कष्ट देने के प्रयासों की इस पूरे कार्यक्रम की आलोचना व्यंग्यपूर्ण रूप में कवि रघुवीर साय जी ने की है। चौथा, शारीरिक रूप से चुनौती का सामना करने वाले व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? प्रश्नकर्ता का एक ही उद्देश्य था कि संवेदनशीलता व्यक्त करना, समाज के लोगों को संवेदनशील बनाना। लेकिन ये उद्देश्य कब होता पूरा? जब वह दिव्यांग व्यक्ति है, वह रो पड़ता, उसके आंखों से आंसू बह निकलते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आंसू निकलते फिर दर्शक भी रोते और वह भी रोता। अगर ऐसा हो जाता तब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता। और आप देख रहे हैं, ये तो पर्दे के सामने वाला उद्देश्य है, पर्दे के पीछे वाला उद्देश्य है वो इनका पूरा नहीं हो सका, क्योंकि सामने वाला उद्देश्य उनको रुलाना वह संभव नहीं हो पाया। तो चलिए आगे, पांचवा प्रश्न, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये कौन सा नजरिया यहाँ साक्षात्कार का, इंटरव्यू का प्रकट करता है? पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी पर्दा जो होता है वो व्यावसायिक रूप से कोई भी कार्यक्रम दर्शाया जाता है, और व्यावसायिकता को देखते हुए कोई भी कार्यक्रम की निश्चित समय सीमा होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के एड आते हैं, विज्ञापन आते हैं, अगले कार्यक्रम का भी निश्चित समय होता है, उसमें किसी भी प्रकार की देरी वहां पर 1 मिनट की भी संभव नहीं है। 1 मिनट छोड़िए, 15 सेकंड के लिए भी टाइमिंग फिक्स होती है। इसलिए पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, ऐसा कहा गया है। साथ ही कार्यक्रम संवेदनशीलता व्यक्त करने का सामाजिक कार्यक्रम था, लेकिन जब समय पर कार्य पूरा नहीं हो पाया, उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को एकदम बंद कर दिया और ये कार्यक्रम संवेदनहीन मात्र बन करके और उस दिव्यांग को पीड़ा पहुंचाने वाला ही बना, बाकी वास्तव में उद्देश्य इनका पूरा नहीं हो सका। तो प्यारे साथियों, एक ही वीडियो में जल्दी में ये कार्य पूरा किया है ताकि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। समय कम है, इसीलिए आपकी जैसी भी यथासंभव मेरी सहायता हो सकेगी मैं कोशिश करूंगा। आगे अगले पार्ट के लिए तैयार रहें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच टाइम जरूर बढ़ाएं। कोशिश अच्छी कर रहा हूं, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। जय सिया राम।